नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इस समय प्रयागराज में सिविल लाइंस में हूं और यहां मेरे साथ कुछ लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं भी हैं, अभी मैं उनका परिचय कराऊंगा। इन लोगों से यही जानने निकले ही हैं हम लोग कि चुनाव में मुद्दे क्या हैं, क्या चुनावी चर्चाएँ हो रही हैं, शहर शहर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़। परिचय करा दूं, आप सबसे दाहिनी तरफ हमारे बैठे हुए हैं बाबा अभय अवस्थी जी और सुभाष दुबे जी। आप भी सुभाष पांडे जी। अपना परिचय आप बता दीजिए। मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ। यूनियन के लीडर हैं। और आप? मैं आलोक पांडे हूँ, प्रदेश कांग्रेस से हूँ। प्रदेश कांग्रेस से आलोक पांडे जी। मैं शशिकांत त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी से। और आप हैं? मैं सुनील द्विवेदी, एडवोकेट हाई कोर्ट। सुनील द्विवेदी जी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात की शुरुआत करते हैं सर आपसे। क्या लग रहा है, आप वैसे चूंकि मैंने बता दिया है कि आप कांग्रेस पार्टी के हैं, आपको कांग्रेस पार्टी ही स्वाभाविक तौर पर लग रहा होगा कि आगे है, लेकिन आप हमको ये बताएं कि हाँ, किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं, इश्यूज़ क्या है? ये इलाहाबाद की जो सीट है, इस सीट में इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसके एडवोकेटों बैठे हुए हैं सुनील द्विवेदी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेजेज हैं, सारे सेंट्रल और स्टेट के ऑफिसेज हैं। तो ये कर्मचारियों से भरा शहर है। और मैं सरकारी नौकरी किया हूँ, मैं सरकारी सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। लेकिन जो नेहरू की पॉलिसी थी, आज भी मुझे लगता है कि उसका हमेशा औचित्य बना रहेगा। और ये नेहरू की पॉलिसी को तार तार करके रख दिया गया है। नेहरू जी की पॉलिसी को, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी विदेश नीति को लगातार कायम रखा गया। उनके बाद के प्रधानमंत्रियों ने, मैडम गांधी ने, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सभी लोगों ने कायम रखा। लेकिन जब ये भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हुए, तो ये प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब ये लोकसभा की सीढ़ियों पर गए थे, कदम रखे थे, तो लेट करके पैर छुए थे। और इन्होंने कहा था श्रमवे वजयते, इनके मुंह से निकला था और हाथ हिलाए थे। तो लोगों को लगा कि एक कमज़ोर वर्ग से, एक जैसा कि उन्होंने स्वयं झूठ या सही कहा था कि मैं चाय बेचता था, क्या क्या कह के उस चुनाव में इनका एजेंडा क्या था, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 दिन में काला वो धन ले आएंगे जो लोगों को बांट देंगे, 15-15 लाख यूँ ही सबके खाते में चला जाएगा। इन उम्मीदों को लोगों को जगा करके ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। धीरे धीरे एक एक पोल इनकी खुलती गई। इसके बाद आप स्वयं देख लिए कि इनका एजेंडा क्या क्या आया। अब अगर कांग्रेस के एजेंडे में कहीं नहीं कहा गया है कि किसी का धन ले करके और किसी को बांट दिया जाएगा, लेकिन इनके झूठ का परत दर परत खुलता गया। और आज हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, विशेष रूप से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला व्यक्ति, इनकी असलियत को जान चुका है। इसलिए आज इनकी विश्वसनीयता जो कल थी आज नहीं रह गई है। लेकिन सर, तब भी लोग कह तो यही रहे हैं कि हम अभी, जैसे आप ही के क्षेत्र में, मैं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में घूम रहा था, हमें बहुत से लोग मिले, कह रहे थे कि हम कैंडिडेट के नाम पे नहीं, हम तो मोदी जी के ही नाम पे वोट दे रहे हैं, योगी मोदी के नाम। देखिए, हमारा जो देश है विविधता में एकता का देश है। आपको पता है। तो आप जिन क्षेत्रों से आप लौटे हैं, वो लोग हैं जो अपनी दुकान खोलते हैं, इसके बाद अपनी दुकान बंद करते हैं। उनको इससे मतलब नहीं है देश काल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ आप बैठे हैं, ये इलाहाबाद का काफ़ी हाउस है। अब भाई आप इस क्षेत्र में हमारे साथ घूमिए, बोर्ड ऑफिस चलिए, एजी ऑफिस चलिए, डी ऑफिस चलिए, सीएमपी कॉलेज की तरफ चलिए, यूनिवर्सिटी की तरफ चलिए, तो लोगों को पता चलेगा कि लोग कितना तबाह हैं। पेरिस और लंदन आप लोग गए होंगे, पत्रकार हैं, वहाँ बिना मकान गिराए लोगों को बसाया जाता है, सड़कें चौड़ी की जाती हैं। दिल्ली में ही देख लीजिए कि यातायात की व्यवस्था कितनी अच्छी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, गरीबों को उजाड़ा जाता है, जहाँ सड़कें चौड़ी हैं वहाँ लोगों का घर गिराया जाता है। तो हमारे यहाँ इनका कोई काम नहीं है जिससे आम जन को खुशी हो। आप उनके किसी काम से खुश नहीं है। अभी मैं आपसे कर्मचारियों वाले मुद्दे पे फिर पूछूंगा। बाबा अभय अवस्थी जी से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि इन इतिहास, इलाहाबाद के इतिहास की ख़ास तौर पर संस्कृति की बहुत अच्छी जानकारी है। हम लोग वैसे भी अक्सर बात करते रहते हैं।
सर, इन्होंने जो कहा कि प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहे हैं और मोदी जी का अब नेहरू जी की बड़ी प्रशंसा की, तो मोदी जी तो कहते ही हैं कि सारा कुछ इंडिया अब तक बहुत आगे चला गया होता। ये तो मोदी, ये नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, इन सब लोगों ने, यानी कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें रही, उन्होंने पूरा एक तरह से कह दूं कि कबाड़ा कर दिया, नहीं तो भारत पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। और आप वही ब्लेम कर रहे हैं कि वो उस नीति पे नहीं चले। तो आपको क्या लगता है कि उन मोदी जी को भी उसी नीति पे चलना चाहिए? देखिए, मोदी जी के लिए मैं केवल बहुत विनम्रता के साथ एक बात कह दे रहा हूँ कि मोदी जी खुद काहे नहीं तय कर लेते कि नेहरूवाद से देश है कि मोदीवाद से देश है। मोदी जी जब अमेरिका जाते हैं वहाँ के संसद के सांसदों को संबोधित करने, तो इनका स्वागत जो है वहाँ के जो अमेरिकी जो सांसद हैं वो यही कह के कहते हैं कि नेहरू के देश से आए हुए प्रधानमंत्री। जापान में गए शिंजो के यहाँ कि हमारे मित्र हैं, तो वहाँ पर उस कमरे में नेहरू जी की फ़ोटो रखी हुई थी। तो मोदी जी का पीछा नेहरू जी नहीं छोड़ेंगे। नेहरू जी वो जिन्न हैं जो मोदी जी के जो है सीने पर जो है हर वक्त चढ़े रहते हैं, उनकी गर्दन दबाते हैं। इसीलिए मोदी जी बराबर चीखते रहते हैं कि गैर कांग्रेसवाद, गैर नेहरूवाद के बाद ही जो है हम जो है इस देश को जो है मोदीवादी बना सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि नेहरूवाद और आरएसएस का जो हिंदूवाद है, इसके बीच में ये एक लंबी लड़ाई है। ये चुनाव को सामने मत रखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन जो गांधीवाद और नेहरूवाद का जो बुनियाद है, जिसके आधार पे हमारा सामाजिक ताना बाना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सेकुलरिज्म, ये कहीं एक बाल बांका भी नहीं कर पाए। मोदी जी यही बता दें कि इस देश के अंदर कितने मुसलमान को वो साफ कर पाए आज तक। एक तो ये तो कहते भी नहीं, हो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हम लेकर के चलते हैं, मुसलमानों के साथ उनके बहुत बचपन में अच्छे संबंध रहे हैं, रिश्ते रहे। तब फिर कहे वो हाँ सेवई खाते थे, लेकिन मंगलसूत्र छीन के कांग्रेस जो है मुसलमानों को दे देगी, ये भी मोदी जी को याद रहता है। तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं ना, अपने लिए नहीं कह रहे। तो उसी को तो बचाना चाह रहे हैं ना वो, कि कांग्रेस मंगलसूत्र न छीनने पाए। अच्छा सर, अब ये बताइए, आपको दूसरे चुनाव में या हम पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें उसमें, और आप इतने सारे चुनाव आपने देखे होंगे, क्या अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं? जैसे अभी आप बता रहे थे कि यहाँ ये पढ़ा लिखा तबका यहाँ पर रहता है, तो क्या उसको महंगाई, बेरोजगारी समझ में आ रही है या फिर वो केवल मोदी योगी के नाम पे वोट दे रहा है? महंगाई और बेरोजगारी इस चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया है। और एक एकदम नई बात मैं दे रहा हूँ आपको, मोदी रचित रामायण काल समाप्त हो गया है। राम मंदिर बन गया है, तो तुलसीदास रचित रामायण की बात नहीं कर रहा हूँ। दामोदर दास के पुत्र नरेंद्र मोदी दास की जो रामायण का काल है वो समाप्त हो गया है। और जब रामायण काल का समापन हो जाता है, रावण मर गया, मंदिर बन गया, अब ये लवकुश काल है। और जिनको ये 2 शहजादे कह रहे हैं, ये लव और कुश हैं, ये अपना रथ छोड़ दिए हैं। अब मोदी, अमित शाह, नड्डा सब रथ को पकड़ रहे हैं। हनुमान जी बन के अमित शाह जा रहे हैं तो उठा के लव कुश पटक दे रहे हैं। समझे कि नहीं आप? तो ये इस दौर से मोदी जी को डरना चाहिए कि ये जो जिनको 2 शहजादे कह रहे हैं, ये लवकुश बन गए हैं। और मोदी जी को स्वयं उतरना पड़ रहा है लड़ने के लिए। अमेठी डर के मारे नहीं गए, इन्हीं 2 लवकुश के डर से। समझे कि नहीं? लेकिन आज यहाँ तो आए थे इलाहाबाद में। इलाहाबाद आए थे, बहुत जल्दी भाग गए, है ना, 10-15 मिनट में के अंदर चले गए। जबकि जो है 45 मिनट और 50 मिनट से नीचे जो है वो बोलते नहीं हैं।
लेकिन यहाँ डर के मारे भाग गए। जो नारा ये दे रहे थे, इसको गौर करके मैं कह रहा हूँ कि जोर से देकर कह रहा हूँ कि ये लोग जो बीजेपी वाले और मोदी जी नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, तो हम कांग्रेस के लोग भी नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 तली पार। पूछते हैं ज़रा और इन लोगों से, आप बताइए कि क्या कितनी तैयारी में है यहाँ से? पिछला मुझे तो लगता है कि 89 के बाद तो शायद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता हो। अब आप किस तरह से चुनौती दे रहे हैं? क्या सपा का सहयोग मिल रहा है इसलिए, या फिर आपको कितने मजबूत हैं आप भाजपा के प्रत्याशी? सपा हमारी सहयोगी है या हम सपा के सहयोगी हैं, सब अलग अलग। हम एक जगह से सपा लड़ रही है और एक जगह से कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ रहा है। हम सब बड़ा एक दूसरे का सहयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं और मन से मन और दिल से दिल मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। और यह चुनाव जो है रोजगार, छात्र बहुत ही परेशान है। आपको बताऊं कि अभी राहुल जी की मीटिंग हुई थी, यहाँ के छात्र अपना पैसा लगा करके, चूँकि एक मीटिंग करीब 40 किलोमीटर दूर थी और एक मीटिंग लगभग 20-22 किलोमीटर दूर थी, छात्र नौजवान अपना पैसा लगा करके राहुल जी की नीतियों को समझने के लिए अपना पैसा लगा करके और उस मीटिंग में गए। तो हम सब मिल के लड़ रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो छात्र और युवा की बात हो रही है, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत हो रहा था कि छात्र, युवा, कर्मचारी ये सब बहुत परेशान हैं, फिर भी भाजपा जीत गई, पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली। तो कैसे माना जाए कि ये इन लोगों की नाराज़गी वोटों में बदल रही है? देखिए, बीच बीच में कुछ इन लोगों की जो लफाजियाँ होती हैं वो थोड़ा ऐसा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को नए सिरे से, और ऊपर से जो मीडिया द्वारा इनकी जो प्लानिंग होती है, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो पूरा नरेटिव सेट करके 24 घंटे 7 दिन चलाते रहते हैं और उसका असर पड़ता है। लेकिन अब सारे नरेटिव ये ध्वस्त हो चुके हैं सारे। आपको कैसे लग रहा है कि ध्वस्त हो? इसलिए कि भाई साहब, इसलिए कि चुनाव जनता लड़ रही है। आप जहाँ कहीं भी देखिए, आज जो है मोदी जी का यहाँ इलाहाबाद में रैली थी, पूरा जो है, जो अगर आप पिछले रिकॉर्ड को देखेंगे इनके, तो आप शहर पूरा जाम हो जाता था। आज जो है जाम नहीं हो पाया। देखते तो ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया रही होगी, नहीं जाम होने पाया। कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं, वो व्यवस्था की बात नहीं। उससे पहले भी तो दो दिन पहले राहुल की अखिलेश की रैली हुई है, ट्रैफिक जाम थी, फिर ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ चली गई थी? समझ रहे? तो जनता जो आज महंगाई है, आज जो है बेरोजगारी है, और सबसे ज़्यादा है कि लोगों के पास कोई ऐसा आमदनी का जरिया नहीं दिख रहा है, आय नहीं दिख रही है, ताकि आगे का भविष्य कैसे बनेगा, उनका बच्चे कैसे। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब लोग कह रहे हैं महंगाई से सब त्रस्त हैं, सबको स्वाभाविक है, चीज़ें महंगी हैं तो सभी को दिक्कत है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं वोट तो देंगे तो मोदी को ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है को वोट आप ये मतलब अलग अलग वो गोदी मीडिया पे मत जाइए। आप जनता से रूबरू होइए। और आप अगर व्यापारी वर्ग से भी जाएंगे तो व्यापारी वर्ग भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसका घर गिरा दिया जाएगा। अगर कोई व्यापारी शहर का अगर उनके खिलाफ बोल देगा, इस सरकार के खिलाफ, तो उसका घर को पता करके ये लोग घर गिरवा दे रहे हैं। घर किसी और का, घर किसी के भाई का है, किसी के पिताजी का बनाया हुआ घर है, लेकिन ये सब अगर आप उनके खिलाफ बोलेंगे, तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो ये सब घर गिरवा दे रहे हैं। ये अपराधी डर के मारे कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं और साइलेंट वोटिंग हो रही है। आप देखिए कि इस बार कहीं भी चुनाव में कहीं कोई निकल नहीं रहा है, कहीं कोई दिख नहीं रहा, न झंडा, न बैनर, न जय श्री राम का जो सड़कों पर नारा लगा करता था भाजपा वाले लगाते थे, वो नहीं कहीं दिख रहा है। आखिर क्यों नहीं दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हतोत्साहित है, वो भी उन जनता को फेस नहीं कर पा रहा है कि हम जनता को क्या जवाब देंगे, इनकी लफाजियों के बारे में कैसे डिफेंड करेंगे। तो वकील साहब आप बताइए, थोड़ा सा हट करके वकीलों के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके सामने क्या मुद्दे हैं, कोई मुद्दे हैं या फिर सब? देखिए, ऐसा है कि वकील से पहले मैं छात्र नेता रहा हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है कि कभी ये यूनिवर्सिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हुआ करती थी, लेकिन इधर जो क्षेत्रीय दल और बीजेपी आई, आज आप देखिए कि पिछले कुछ महीने पहले भी विश्वविद्यालयों की रेटिंग आई थी देश में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शायद 200 के पार थी। पिछले कई बार से ऐसे ही
हाँ, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं थी ना। कांग्रेस के समय में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हुआ करती थी ये। कांग्रेस के समय में इलाहाबाद में जो ये ऑफिसेस थे, पुलिस मुख्यालय से लेकर इलाहाबाद एक हब हुआ करता था। अब आप देखिए कि जितनी भी परीक्षाएं हुई, लोक सेवा आयोग से लेकर के सब कुछ, छात्र कहाँ आंदोलन करते हैं जब पेपर लीक होता है? पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने। जब 2013 में अनिल यादव यहाँ चेयरमैन थे, सपा की सरकार थी उस समय, आरोप लगा, उनको हटाया गया, उनके खिलाफ FIR किया प्रदेश सरकार ने। तो यही राजनाथ सिंह जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं इसकी CBI जांच कराऊंगा। 10 साल बीत गया, आज भी उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कहने का मतलब वही चीज़ हाई कोर्ट में भी है। जब इनको मुद्दा पश्चिम में चुनाव लड़ना होता है तो वहाँ हाई कोर्ट बेंच बनाने लगते हैं, और जब ये यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, हाई कोर्ट स्वतंत्र है। तो यही सब मुद्दे हैं, ज़मीन पे ये धराशायी हो चुके हैं। अब वही पुराना घिसा पीटा भाषण, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, भैंस, मंगलसूत्र, अब ये लोग सुन नहीं रहे हैं। इलाहाबाद में आज देखिए, भाषण उठा के देखिए इनका। ठीक है, आपने धार्मिक भावना लोगों को जो है अपने तरफ आकर्षण किया। संगम हमारा पवित्र स्थान है, माँ गंगा यमुना का जो है और सरस्वती का पवित्र संगम है। माँ अलोप शंकरी आदिशक्ति हैं, अंतिम आदिशक्ति कही जाती हैं। वहाँ से अलोप हो गई थी, अंतिम अंग गिरा था, आपने लिया। लेकिन आप बनावटी बोलने के चक्कर में आप जहाँ जाते हैं वहीं की भाषा बोलने लगते हैं। उसके चक्कर में आज इनकी हंसी हुई है। यहाँ एक प्रधानमंत्री की भाषा, हमें ज़ोर से बोलो, आप इसको क्या समझते हैं? इससे इनको फ़ायदा थोड़ी न हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है। और महंगाई, बेरोज़गारी ये मुद्दा है। और राहुल गांधी का एक नया जो 5 गारंटी हैं, वो मैं देहात से जुड़ा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास भी लगभग, मेरे पिताजी के पास 100 बीघा ज़मीन है। अब वो देखिए, आप 2,000 4 बार दे रहे हैं, और आपने DAP क्या कर दिया? वो तो दे रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये तो गारंटी है। कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं वो तो ऐसे ही हवाई कह रहे हैं। कांग्रेस ने करके दिखाया था, जब किसान का कर्ज माफ़ी राहुल गांधी ने किया था तो करके दिखाया था। इन्होंने 10 साल में नहीं किया। इन्होंने तो उल्टा, इनके मंत्री ने बुलडोजर चढ़ाई, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, गोली चली, और मंत्री बेटा खुलेआम घूम रहा है। ठीक है, एक चीज़ बाबा अभय अवस्थी जी, 1 मिनट में आपसे एक बात और कहूँगा, चूँकि आपने रामायण और सारी चीज़ों की बात की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इलाहाबाद में क्या जो राम मंदिर बना है अयोध्या में, उस मुद्दे का कितना प्रभाव है यहाँ के लोगों में, यहाँ के वोटर्स में? देखिए, राजनीति का एक बड़ा भारी धर्म है कि एक प्रोजेक्ट को आप जो है प्रोजेक्ट कीजिए कि साहब मैं ये खंबा बनवाना चाहता हूँ, ठीक, लोग जुड़ जाएंगे कि बाबा खंबा बनवाएंगे तो बड़ी तरक्की हो जाएगी। अब खंबा बन गया, राम मंदिर बन गया ना। अब वो आंदोलन जो अशोक सिंघल ने 89 में राम मंदिर आंदोलन शुरू किया था, उसका जो है पूर्ण आहुति हो गई। अब राम मंदिर पर वोट का थोड़ी ना जो है पड़ने जा रहा है। तो अब जनता फिर लौटी अपनी बुनियादी सवालों पर, महंगाई, बेरोजगारी, है ना, अपराध, इन सब चीज़ों पर लौटी है। तो वंस अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, उस प्रोजेक्ट के नाम पर वोट बटोरने की जो है नीति खत्म हो जाती है। जैसे एक उदाहरण दे दे कि डॉक्टर जोशी जो है यहाँ से कई बार 2-3 बार जो है सांसद थे, पुल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी सेंट्रल करेंगे और IIIT बनाएंगे, सब बनाया, 3 बार जिताया ना आपको। जनता बेईमान नहीं है। हाँ, लेकिन जब सब बना दिया तो जनता ने हरा दिया। बना दिया नहीं, जब सब बना दिया तो आपका काम खत्म। कितना फायदा लीजिएगा राम के नाम पे? अब आपका काम खत्म, अब अपनी दुकान बढ़ाओ। ये भी बड़ी दिलचस्प बात बताई इन्होंने कि जब तक आपने आश्वासन दिया कि हम ये करेंगे और आपने कर दिया, उसके बाद जनता का काम आपसे ख़त्म हो गया।